हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम 2023 का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीट मेंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम थोड़ा कम है तो सर obvious ये हमारे ग्रुप पे तो नहीं आया है ऐसा कोई मैसेज, मतलब क्लास ग्रुप के भी नहीं है। रिगार्डिंग संडे के। कौन सा ग्रुप है आपका, मेरे को ये बताओ। सर G5 फोटोन। फोटोन सर ऑल द पीसीएम। बेस्ट का मैसेज तो आया था पर वैसे तो कुछ नहीं आया इस कोई टाइम। बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 5 से 6:30 बजे डेली आपकी वेडनेसडे तक केमिस्ट्री क्लास है, 5 बजे से 6:30 बजे तक। और मैं ही करवाने वाला हूँ, और संडे को भी क्लास है। दैट्स इट। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर ही करने की कोशिश करेंगे। आज देखते हैं कि कितना आप 1-1.5 घंटे में कर पाते हो। अगर पेपर ठीक सॉल्व है हो सर। गया सारा तो बहुत बढ़िया, वरना जितना होगा फिर उस हिसाब से आगे देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई इसकी वेटेज देख लो, 100% वेटेज है ना। ये वाला तो करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। COCl बॉन्ड कितने होंगे? एंगल सर वैल्यू ये ए कौन का सी शिफ्ट का कौन सा पेपर है ये भी बता देना। 2023 का, और कौन सी शिफ्ट का है? लेट मी सी दैट। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अभी बता देता हूँ। आप लोगों को फिजिक्स का पेपर नहीं करवाया गया आज, और मैथ का? सर मैथ्स का सर हो गया, मैथ फिजिक्स का का नहीं हुआ। हाँ, मैथ का हो गया, फिजिक्स का नहीं हुआ। तो मैथ का हो गया ना, वही वाला पेपर है यार। आप लोगों के ग्रुप में भेजा भी था ये पेपर, नहीं है? भेजा सर। भेजा है ना? सर 2000 हमारे ग्रुप पे भी जनवरी नहीं है ऐसा 2023 कुछ जेई भी। मेंस। जनवरी 2023 जेई मेंस का पेपर है भाई। कौन सी शिफ्ट का? सेकंड शिफ्ट का है। सुना ना बोल रही है 30 जनवरी को। ठीक है, सर वेल एक बार हमारे ग्रुप में भेज देना क्योंकि हमारे ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आया ना, ये दिख गया है। ठीक है बेटा, मेरे को ग्रुप का नाम बता दो फटाफट। G5 फोटोन। G5 फोटोन पीसीएम। यस सर। ठीक है, फोटोन पीसीएम G5। ठीक है, मैं बोल दूंगा, भिजवा देता हूँ। अभी लिख ही देता हूँ, मैं ग्रुप में लिख रहा हूँ @ हर्षित सर को लिखता हूँ। G5 फोटोन पीसीएम। ठीक है बेटा, भेज दिया। ठीक है, हाँ तो ओके सर पहला थैंक क्वेश्चन है भाई। कोबाल्ट क्लोरीन कोबाल्ट बॉन्ड एंगल वैल्यूज इन फेस सर 90 डिग्री। कॉम्प्लेक्स इज। बॉन्ड एंगल कितना होगा? यू। फर्स्ट 90 डिग्री ऑप्शन है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये देख लीजिए भाई, ये वाला फेस वाला वो है, तो क्लोरीन और इसके बीच में क्या एंगल है? आप ध्यान दे सकते हो, ये क्लोरीन जो है, ध्यान दे लेना, ये क्लोरीन ऊपर लगा हुआ है, फिर ये दो क्लोरीन जो है वो 90 के एंगल पर है एक दूसरे से, तो ये इसके भी 90 पर है और इसके भी 90 पर है। ठीक है ना, तो सारे एक दूसरे के 90 पर है। यस, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फेस वाला ऐसा होता है, बस इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को ऐसे याद रखिए कि कुछ भी भूले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज के आर। करेक्ट ऑर्डर इज आएगा। ठीक है, हाँ भाई, करेक्ट ऑर्डर देखो जरा क्या है। पीके वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव लोग। यस सर। यस सर। के प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, तो पीके नेगेटिव होता है, जितना ज्यादा उतना कम। सबसे कम वैल्यू कौन सी, फिर सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? वैसे कुछ डिफाइन करना। सी सर। सी ऑप्शन है। ठीक यस है, सर। नाइट्रोजन के साथ CH3 लगा, NO2 लगा हुआ, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सबसे ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना। उसके बाद ये CH3 ग्रुप है, तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर सकते हैं, डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरे नंबर पर ये होना चाहिए। तो कम से कम पहले नंबर पर एसिडिक ये, दूसरे नंबर पर ये होना चाहिए। तो अगर एसिडिक ये है तो पी के की वैल्यू कम होनी चाहिए ना, सबसे कम होगी सर। सबसे कम। डी और ए, देखो डी और ए कहाँ पर आना चाहिए? कौन सा आंसर दिया आपने? सर सबसे ज्यादा सर एसिडिक आपने थर्ड। पलट सी वाला होगा ना सर, आपने डी में सर बोल सबसे दिया। ज्यादा एसिडिक वाला होगा। हाँ, कौन सा?
सर जिस पे सर NO2 लगा हुआ NO2 जिस पे लगा है आपने ये गलत किया। हाँ ओके ओके ओके, ये ठीक है सी वाला, और फिर उसके बाद ये ठीक है, उल्टा लगा दिया मैंने, 1 और 2 ठीक है। पहले एसिड किया होगा तो सी सबसे पहले होना चाहिए, तो सी इसमें और इसमें है, लेकिन इसमें सी के बाद ए इसमें है, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बाकी डी और बी आप बाद में अपने आप भी लगा सकते हो, बी फिर होगा डी फिर होगा बी। अब डी और बी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है, ये बताओगे अब? नाइट्रोजन की ज्यादा है पावर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पे डोनेट करता है, दैट इज इट। यहाँ से लॉजिक जरूर समझा करो, दैट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। पीके की वैल्यू उल्टा सीधा होती है, ये आंसर दे रखा है, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, क्या यही आंसर दिया? पीके की वैल्यू CaBD। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे, ठीक है। क्या हमने सही किया? यस हाँ ये Yes, उल्टा sir. सर सही। आंसर मैच कर लेना बेटा, कहीं जल्दबाजी में हम गड़बड़ कर दें, ठीक है। क्वेश्चन देखो फटाफट अब। गिवन बिलो दैट, सर आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ हाँ, मेटलर्जी। हाँ ये चीज भी ध्यान रखना भाई कि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे, मैंने कहा बच्चे अपने आप डिफाइन करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो दैट अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिलेबस में क्या आ रहा है। तो ये कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, रिफाइनिंग वाला ना? यस सर। रिफाइनिंग वाला, ठीक है। ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स में आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। क्या लिखूं इसे? सर आउट ऑफ सिलेबस ही लिख दो। नॉट एप्लीकेबल, आउट ऑफ सिलेबस लिखूं? यार बहुत बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम बचाओ ना। सर OOS सो OS लिख दो। हाँ कोई बात नहीं, बस हो गया, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, मैच लिस्ट 1 and 2। क्या अभी क्लोरोफॉर्म है और साथ में एनिलिन है, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है? सेपरेशन टेक्निक, इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? फिर ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, दो एल्केन्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? मोलर मास में मेटलर्जी का ना क्या बेटा? सिलेबस में है ये। क्यों नहीं है? हाँ ये तो है। यस सिंप्लीफिकेशन है। अरे तो नॉर्मल चीजें हैं यार, बिल्कुल है। अब सबको आउट ऑफ सिलेबस मत करो, ठीक है, ध्यान दे लो यहाँ सब पे। आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा तो पूछेंगे क्या? अब दिमाग में सबके यही रहेगा कि देखते हैं आउट ऑफ सिलेबस कौन सा है, फटाफट कर देंगे, चलो सर खत्म। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें देखो, जो आपको सबसे आसान लगता है, जो जिसको ये समझ में आ रहा है कि इसको अलग कैसे किया जा सकता है ना। तो वाटर और एनिलिन दे रखे हैं, इनके बीच में हो सकता है कुछ, हो सकता है बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप में हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर में क्या होगा? ये तो सीधा अलग हो जाएगा। सर डिस्टिलेशन लगा सकते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस में। किसमें? एनिलिन और वाटर में। एनिलिन और वाटर में डिस्टिलेशन तो सब में लग सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सब में लग सकता है वैसे तो, याद रख लेना। अब किसमें जरूरी है वो आपको सोचना है। देखो दो दो इन्होंने कार्बन C6 और H14 दे रखे हैं, एल्केन है, और C5 और H12 दे रखे हैं, ये दोनों एल्केन है। 10 Yes, 12 sir. 12 14, दोनों एल्केन्स के बीच में डिफरेंस करना काफी अच्छे से बोलेंगे। ये डिस्टिलेशन होना चाहिए या डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होना चाहिए? जल्दी से सोचो जरा। सर बी वाले में आई थिंक ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि एक कार्बन का डिफरेंस है, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो बी वाले का फोर्थ होना चाहिए, है ना। तो बी का फोर्थ देखो कहाँ पे है, सेकंड वाले ऑप्शन में, बाकी किसी में है ही नहीं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, यार इसको कैसे अलग करोगे? स्टीम डिस्टिलेशन जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, मैंने सी का देखा था, जो ये एनिलीन है ना, इसको जब हम H2O के साथ करते हैं ना तो स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है। सी का पहला है तो वो भी सही आ रहा है सेकंड ऑप्शन के अंदर। फिर उसके अलावा डी का दूसरा है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, अपने आप ही एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ऊपर नीचे लेयर बन जाएगी, सही है। यस सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड आई थिंक सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर में। सर वो सेम सीरीज के हैं इसीलिए ज्यादा। एक बार ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा? क्या क्या बेटा? सर ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एक्सप्लेन अरे कर दीजिए। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब है दोनों चीजें निथारना, जिसको बोलते हैं डीकैंडेशन बोलते हैं क्या उसको? निथारना नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए रख दो, अपने आप वो साफ हो जाएगा। आंसर में आपको यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पानी डाल दिया आपने, कोई भी घी में पानी डाल दो या पानी में घी डाल दो, क्या होता है? पानी नीचे और घी ऊपर आ जाता है ना। यस सर।
यस ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब पहले इसको निथार लेंगे, ऊपर से नीचे निकाल लेंगे, फिर पानी जैसे ही आने लगे वैसे बंद कर देना, फिर उसके बाद फिर पानी अकेला बच जाएगा। समझ में आया? यस सर। निथारना जिसको बोलते हैं यार, क्या बोलेंगे, जैसे मिट्टी घुल जाए पानी में, तो है ना, तो क्लियर है, समझ गई। समझ गए ना, बस ठीक है। और ये कौन पूछ रहा है सर, वो सेम सीरीज के, हाँ बेटा सेम सीरीज है, इसीलिए उसके लिए सबसे ज्यादा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब हिस्सों में डिस्टिंग बड़े आराम से 5 डिग्री तक का अगर गैप हो, 1 डिग्री तक का गैप हो, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं, वरना मतलब 1 या 1 से कम हो या 25 से कम में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है। अगर उससे ज्यादा गैप है तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। 25 डिग्री से अगर कम है, दो चीजों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, तो हम नॉर्मल फ्रैक्शन लगाते हैं, वरना नॉर्मल वाला डिस्टिलेशन। सीधा गर्म कर दो, एक उड़ जाएगा, दूसरा बच जाएगा। बट अगर 25 डिग्री से कम है टेम्परेचर में डिफरेंस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, तो दोनों एक साथ उड़ सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में बार बार उसको उड़ाते हैं, तो 1 डिग्री के डिफरेंस पर भी हम उसे चेक कर सकते हैं। दैट इज इट। जीओसी में बुक में ये कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन? ये वाला चैप्टर, ये तो नॉर्मल है यार, सारा का सारा ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद जीओसी लगा लो इसको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 1 लीटर 0.2 मोलैरिटी 0.02 मोलैरिटी का समथिंग समथिंग है, मिक्स्ड विद द 1 लीटर 0.02 मोलैरिटी का समथिंग समथिंग, ठीक है। कोबाल्ट, अमोनिया 5, ब्रोमीन और सल्फेट है, ये आपस में आइसोमर है। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, x 2 इक्वल पार्ट्स x एंड ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ इसको ट्रीट किया। ऑब्वियस सी बात है, AgNO3 के साथ ट्रीट करोगे तो, एंड BaCl2 के साथ भी सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली एज बिलो। 1 लीटर x AgNO3 XS Y बना, 1 लीटर X BaCl2 Z बना। द नंबर ऑफ मोल ऑफ Y एंड Z रिस्पेक्टिवली आर। समझ में आया क्वेश्चन? ये किसी को? यस सर, आ गया, 1 सेकंड। आ गया ना, बड़ा आसान सा है। BaCl2 और ये कौन किसके साथ क्या बनाता है, बस यही देखना है। जल्दी सी आप लोगों में किसी को अगर आया तो फटाफट थ्योरी बताओ, वरना मैं सीधा आंसर दिखा के आंसर सॉल्व करवाऊंगा। सर यहाँ पे इन लोगों ने 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है ना, तो मतलब दोनों की मतलब मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। और सर एंड में इन्होंने AgNO3 और BaCl2 के साथ रिएक्ट कराया है। और सर तो इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, और AgNO3 के साथ Br वाला जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा, AgBr दे देगा। और सर वो देखो जो एक बनाएगा, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, एक बनाएगा AgBr, दूसरा बनाएगा AgSO4 Ag2SO4, ऐसा कुछ। नहीं सर, सिर्फ Br वाले रिएक्ट करेगा ना AgNO3 के साथ। तो सॉरी सॉरी Ag नहीं, सॉरी बी ए वाला, सॉरी BaSO4, ठीक है ठीक है, BaSO4। यस सर। फिर इसके सर कितने उस मोल है? एक का 0.2 मोल है, दूसरे का भी 0.02 है, दोनों के मोल बराबर है 1 लीटर में। सर मिक्स किया ना इन लोगों ने, तो 2 लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा, तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी दोनों की। दोनों की मोलैरिटी हाफ होगी, ठीक है। उससे तो एक्स और वाई के कितने कितने मोल बनेंगे? तो सर 0.01 इस हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन होना चाहिए। 0.01 हाँ भाई, सर 1 सेकंड। नंबर ऑफ मोल बनाने हैं। एक चीज ध्यान रख लेना, इसके अंदर आप लोग पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लो, और फिर उसके बाद में देख लेना कि किसके कितने मोल बनेंगे। ब्रोमीन जो है Ag के साथ में, जितने Ag होंगे उतने ही ब्रोमीन जुड़ेंगे, AgBr। लेकिन Ba जो है सल्फेट के साथ में, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, और Ba की वैलेंसी भी 2 है, BaSO4। तो ये भी नंबर ऑफ मोल सेम आना चाहिए। आएंगे तो सेम, सही बात है यस सर, यहाँ से एक तो मतलब देख के यही पता चल रहा है कि दोनों सेम आएंगे। तो इसमें सोचने का कम वो लग रहा है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 0.2 मोल तो ऑलरेडी 0.2 मोल तो सिर्फ एक उसके सॉल्यूशन में दे रखे है ना। तो 0.2 यहाँ और से एक बार 0.2 नहीं होना चाहिए दोनों का आंसर। 0.2 मोल अगर आपके पास वो है, क्या बोलते हैं इसको, SO4 वाला सॉल्यूशन है, तो उसके साथ BaSO4 भी 0.2 मोल ही बनेंगे, और AgBr भी 0.2 मोल ही बनेंगे। भले ही वो 2 लीटर में होगा, मोलैरिटी भले ही हाफ रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो उसके उतने ही है ना। यस सर, ठीक। 2 लीटर में भी टोटल, ये समझ में आया किसी को? हाँ सर, यस समझ गए। सर ठीक है, चलो देखते हैं आंसर। आधा आधा कर रखा है इसने तो। मेरा हाफ हाफ कर रखा है। ये कैसे किया भाई? एक तो इन्होंने मोल ही गलत ले रखा है। दोबारा से देखो क्वेश्चन क्या है।
0.02 mole of 1 liter and with 1 liter 0.02 mole. Yes, for the resulting solid divided into two equal parts. ठीक है, दोनों को मिक्स करके दो इक्वल पार्ट्स में बना दिया इसको, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। सर मोल्स तो आधे हो जाएंगे फिर। ठीक है, ट्रीट, अरे वो उतने ही रहने वाले हैं। नहीं सर, आज दो सॉल्यूशन बना के आधे में डिवाइड कर दिया ना, तो दोनों के मोल्स आधे आधे हो जाएंगे। AgNO3 and excess of BaCl respectively treated with excess of X। अच्छा, दोनों सॉल्यूशंस एक एक लीटर लिए थे इसने, ठीक है, ये बना दिया और ये बनाया एक्सेस में। ठीक है, अब देखो जरा, ये 1 लीटर था, इसके 0.02 ही मोल रहेंगे ना, क्या 0.01 मोल हो जाएंगे? सर 0.01 होंगे। इसके भी 0.01 रहेंगे, नीचे वाले के भी। इसमें AgNO3 डाल दिया, AgNO3 तो इसके 0.01 है, 0.01 सर ये 0.01 क्यों रहेंगे? ये तो लिया तो हमने 0.02 था ना मोल। हाँ, ये 0.02 मोल था, लेकिन देखो इसने क्या किया भाई, थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर रखा है, हम शायद कुछ गड़बड़ है। देखो क्या किया, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और एक और 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल बन गया 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसको फिर से अलग अलग कर दिया, ये समझ में आया? 1 लीटर ये और हाँ, 1 लीटर ये, तो यहाँ पर था 0.02, यहाँ पर भी 0.02 मोल है, तो इसमें भी तो 0.02 ही रहेंगे ना दोनों। यस सर। इसमें भी मोल तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि 1 लीटर में जितने थे उतने उतने मोल रहने वाले हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। जब इसको हाफ किया, अब आधा लीटर इधर और 1 लीटर इधर और 1 लीटर इधर, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर 0.01 मोल जो है वो इसके रहने वाले हैं, और इतने ही मोल 0.01 मोल जो है दूसरे के, और यहाँ पर भी वही रहेगा सेम। यस सर। ये समझ में आया? ऐसा हुआ है भाई। तो देखो, अगर मैं इसमें Ag वो डालता हूँ, AgBr डालता हूँ तो 0.1 मोल ही बनेगा AgBr, और BaCl2 डालता हूँ तो उसमें भी 0.1 मोल ही बनेगा, दोनों में 0.1 मोल आएगा, तो मतलब मेरे पास ये 0.1 मोल ही दोनों तरफ से होना चाहिए, 1 लीटर और ये भी 1 लीटर। ये समझ में आ गया सबको? घुमा रखा है क्वेश्चन को इसने, ठीक है। तो 0.1 मोल इज द राइट ऑप्शन। 0.1 मोल 0.1 जो पहले बता रहे थे ना वो ठीक था। ध्यान से करना भाई ऐसे क्वेश्चंस को, थोड़ा सा पेशेंस रख के, हल्का सा दिमाग लगा के डब्बे से बना लेना। कौन किसमें पहले घुल रहा फिर अलग कर रहा है, बेवकूफ बना रहा हो, पहले घोल दिया फिर अलग कर दिया, फिर से बता रहा है कि अब बताओ मोल, दो मोल आधे रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस यस सर। बाकी स्टूडेंट सभी क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सर। ठीक है, बोल दो या कोई साइन दे दो, समझ में आए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड आर इज, आर नहीं इज, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना भाई, बताइए फटाफट। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। NO2 लगा है, Cl है, O मिथाइल है, Cl है, Cl है, Cl है, सीधा बेंजीन है, Cl है। सर सेकंड वाला सेकंड होगा, बी का सबसे ज्यादा होगा। यस सर। SN1 रिएक्शन होती Yes, क्या है, sir. जरा इसकी थ्योरी बताया कोई। SN1 रिएक्शन क्या होती है? कार्बोकेटायन बनता है उसमें सब्स्टिट्यूशन। हाँ, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होने वाली है यहाँ पे? कार्बोकेटाइन की। सर वो मिथाइल लगाओ ना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा उसको। ये ऑक्सीजन अपना लोन पे देगा। यस सर। बस ठीक है, क्लोरीन जाएगा, सीधी सी बात है। देखो होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दो, ठीक है, यही होगा। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है? ओ मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये तो लेने वाला है, ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बेंजीन नॉर्मल रिंग है, बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, लेकिन बेंजीन के मुकाबले क्लोरीन ज्यादा देगा, ये सबसे कम देगा, ये सबसे ज्यादा छीनेगा। NO2 सबसे ज्यादा छीनने वाला है, ए सबसे लास्ट में होना चाहिए, 2 पॉइंट्स में ए सबसे ज्यादा लास्ट में है। तो उसके अलावा सी क्या है, ओ मिथाइल सबसे पहले होना चाहिए, तो ओ मिथाइल कहां पर सबसे पहले है भाई? डी वाला, सेकंड वाले में, इसलिए सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. बाकी के बच्चे, ये आंसर है, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव और जो भी लगाया है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, देखो मैं सोच रहा हूँ एक पेपर एक दिन में हो जाए, 4-5 दिन में 4-5 पेपर तो हो जाए, है ना, हर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का। और दूसरी चीज, हम लोग इस चीज पे ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन आसान आ रहे हैं केमिस्ट्री में, जनरली आसान आते हैं, जो फटाफट किए जा सकते हैं उसको फटाफट करेंगे, जो थोड़ा लेट हो रहे हैं
सेक्शन बी के अंदर एबीसीडी ऑप्शन नहीं होते, वहां पे इंटीजर वैल्यू भरनी पड़ती है। सेक्शन ए जो चल रहा है इसमें इंटीजर वैल्यू नहीं होती है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारा का सारा पेपर हो जाए, फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता अभी बीच में रोक लेना, 10 मिनट और लगा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? यस सर। मेरे को रोक लेना, मैं ये कह रहा हूँ मेरे को रोक लेना कि सर ये नहीं आया, नहीं आया तो हम उसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आना चाहिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये 10-20 पेपर कर लो अच्छे तरीके से, जो पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर के पेपर सारे, जिसको कुछ नहीं आता पीछे का भाड़ में गया सिस्टम। और एक चीज बता देता हूँ, जो आप लोग साल्ट एनालिसिस वाला लेसन है वो याद नहीं होता, ठीक है, भले ही आपने थोड़ा बहुत किया होगा, उनके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो अगर आप कर लेते हो सारे के सारे, तो साल्ट एनालिसिस में 90% तक पेपर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन रिपीट हो जाते होते हैं, 90%। कभी कभी तो आते ही नहीं है, आते हैं तो रिपीट हो जाते हैं। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करना, इसीलिए प्रीवियस ईयर का फायदा। अब सिर्फ पेपर उठाओ और सारा रगड़ दो, कुछ मत छोड़ो। पेपर में कहीं कहीं आपको थ्योरी वीक लग रही है जिस किसी पर्टिकुलर पार्ट की, वो हल्की सी थ्योरी उठाओ, सारा क्वेश्चन सारा लेसन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब राम से छोड़ो और एडवांस की तैयारी पर फोकस करना, मेंस तो हो ही जाएगा अगर सिर्फ पेपर भी घोल के पी लेते हो तो। देखो भाई इसमें क्या दे रखा है, फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन सर आउट ऑफ सिलेबस जो रट्टा मार रखा वही करेक्ट हो सकती है? कौन सा है ये, क्या है, लिथियम एस ब्लॉक है सर। एस ब्लॉक है, ठीक है, चलो भाई ये भी आउट ऑफ। वैसे रट्टा मारने वाली अगर होती भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ बेटा वैसे देख लें, सिर्फ यही करेक्ट है, एक ही, बाकी सारी गलत है। तो देखो इन करेक्ट वाली तो याद रखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट वाली लर्न कर लें, फायदा होना है। लिथियम NO3 के साथ लिथियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस NO2 और NO2 बनता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ऑक्सीजन लिबरेट करने वाली रिएक्शनें कम ही होती हैं हीट करने पर, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, बोरिक एसिड इज सॉलिड, बोरिक एसिड सॉलिड है, whereas BF3 is gas at room temperature because of, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोरिक एसिड क्या होता है पहले तो ये बता दो। सर BOH होल थ्राइस। BOH थ्राइस, इसको ऐसे भी लिखते होते हैं H3BO3, ठीक है, ऐसा भी होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का नाम ही बोरिक एसिड है ना, बोर। यस बताओ फटाफट फोर्थ वाला कैसे, बॉन्डिंग होगी एसिड में। हाँ सीधी सी बात है, हाइड्रोजन। देखो बोरिक एसिड की एक खास बात है, अब मेरे को उसका भी रीजन दे देना, इसी के साथ एक क्वेश्चन और कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हो रहे हो तो बहुत बढ़िया होता है। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वैसे तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए ना। तो बोरिक एसिड जो है वो OH नेगेटिव आयन क्यों डोनेट नहीं करता भाई? सर वो बोरॉन पहले से ही कम इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, वो कहां से डोनेट करेगा? बोरॉन के पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, समझ में आ रही बात? पता होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं बोरॉन वाले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन फैमिली पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एल्युमिनियम भी ऐसा ही करता है। AlCl3 जो होता है वो किसमें यूज होता है, कौन सा रिएजेंट है? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन का रिएजेंट है, वो करवाता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, बोरॉन भी कर सकता है। इसका एक p ऑर्बिटल खाली होता है, तो वो खाली ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। OH डोनेट नहीं करता, ये OH नेगेटिव आयन डोनेट नहीं करता, H पॉजिटिव आयन करता है, क्योंकि एसिड है ना, तो H करना चाहिए। H कैसे करेगा जब किसके पास तो सारे OH है? तो एक लोन पेयर ये डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए बोरॉन के साथ बाकी के दो OH हम ऐसे कैसे दिखा देंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस छीन लेती है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से बोरॉन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव वापस ले लेती है और प्लस में H पॉजिटिव आयन डोनेट हो जाता है। यस क्लियर। और इस तरह से ये एसिड का काम करता है। हाँ भाई सबको समझ में आ गया? और अगर ऐसा कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस भी इसमें बहुत होते हैं, OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब आगे देखो, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द बोरिक एसिड इट इज सॉलिड, बात खत्म। नेक्स्ट गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दे रखी है, क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason R। सर आई थिंक बस है भी क्या? Yes, I think तो out of देख के syllabus है लग भाई। रहा आउट ऑफ सिलेबस है। Histamines don't affect the creation, ये सेरेशन। शायद केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ का शायद। हाँ एवरीडे लाइफ के अंदर आता है वो एंटीहिस्टामाइंस, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री वाला लेसन, ठीक है।
चलो आउट ऑफ सिलेबस। सर मैं देख के ये तो पता चल रहा है जो टॉपिक कटे हैं उनमें से भी ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे। हाँ फॉर्मूला था नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ भाई। सर ऑप्शन सेकंड K2HgI4। सर सेकंड है। हाँ नेस्लर रिएजेंट याद करने वाली चीजें सीधी सी बात है K2HgI4 HgI4। वैसे HgI4 याद रहना तो चाहिए, तो उस हिसाब से अगर देखें तो बाकी सारे तो ऑप्शन कट ही जाते हैं। ठीक है K2HgI4 प्लस KOH भी होता है नेस्लर रिएजेंट में, इसमें दे रखा था नहीं था। ठीक है प्लस KOH भी है, याद रख लेना। रिएजेंट है, रिएजेंट जो पहले अटैक करते हैं बहुत सारी रिएक्शनें करवाते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स वन इज लेबल्ड एज असर्शन अनदर इज लेबल्ड एज असर्शन और रीजनिंग दे रखी है भाई। असर्शन है ये कैन बी इजीली रिड्यूस्ड बाय HgCl HCl। कौन सी होती है वोल्फ किस्नर सर क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन। हाँ ये क्लोरीन लगा क्लेमेंसन आएगा। ठीक है क्लेमेंसन रिडक्शन है। ठीक है बेस सेंसिटिव होती है ये। सर एसिड सेंसिटिव HCl है ना। अच्छा सॉरी उल्टा है। हाँ देन सर A वाली गलत है और R वाली सही है, ऑप्शन C। सी है सर। A is false, R is true. HCl is used to reduce carbonyl, CH2 reduce करने का काम आता है। बिल्कुल ठीक है, रीजन सही है मतलब। और असर्शन गलत है यस सर। क्योंकि HCl है। ठीक है सर वो OH लगा हुआ ना एसिड सेंसिटिव। हाँ सॉल्यूशन नंबर 2 है, 3 नहीं है। A and R are true, R is the correct explanation of A। अब बताओ आपका वो कहाँ गया वो। सर लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था आई थिंक। मुझे भी कुछ समझ में तो यार क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है वो ये देखो क्लोरीन लगा HCl तो ये बेस सेंसिटिव होती है बेटा। एसिड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बेस सेंसिटिव है। सर वो H+ वहां पे अटैक नहीं कर देगा OH पे। OH पे अटैक करेगा, वाटर निकालेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा आपके हिसाब से। यस सर वहां पे वो दिक्कत कर देगा। होना तो चाहिए ऐसा ही, लेकिन भाई क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है वो बेस सेंसिटिव होती है, इतना तो मुझे पता है। तो बेस तो नहीं डाल सकते तो एसिड डालेंगे, ऑब्वियस है। तो इसीलिए क्लेमेंसन करवा रहे हैं, तो ये गलत होना चाहिए है ना। यस सर गलत होना चाहिए। इसको चेक करना भाई। ठीक है हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चेक इट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आंसर मे बी रॉन्ग। ठीक है दोबारा से इसको चेक करना बुक के अंदर कि क्या है आंसर, क्या कहानी है। इसने तो ये दिया दो वाला बोथ ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगर ये वाला है तो फिर गड़बड़ कर सकता है। ठीक है OH, अब पता नहीं इन्होंने कैसे दिया इसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेल n = 4। 4 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? क्या आंसर है? सेकंड 32 कैसे निकाला? सेकंड जल्दी से Yes, बताओ। second वाला। 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर सीधा लगेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल 2n स्क्वायर होता है। 2 Yes. इंटू n स्क्वायर। ठीक है तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 है। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 2 इंटू 16 32। ठीक है यस सर। याद रख लेना फॉर्मूला 2n स्क्वायर 32। जिसको याद नहीं वो अभी याद कर लो। द मीन ऑफ द कोर ऑफ द लेक्चर इज, अभी याद करो जो चीज नहीं आ रही। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक वाला क्वेश्चन है जो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है। और ऐसे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, कभी कभार आते हैं। जो जहां पर क्वेश्चन आया बस वैसे ही क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं। ठीक है और मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया होगा 11th क्लास में, है ना। सीधा नहीं करा। इसको मैं थोड़ा समझा दूंगा, थोड़ा टाइम इस पे लग सकता है। और इसमें समझाने वाली कुछ नहीं, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना इसके बीच में कुछ चीजें देखनी होती है बस। ठीक है क्लियर है? सर D लग रहा है मेरे को। देखो वेव फंक्शन साई है 2s के लिए गिवन बाय 2s के लिए वेव फंक्शन को कैसे देते हैं? तो वेव फॉर 2s साई फॉर 2s 1/2 पाई 2 इंटू √2 पाई 1 a नोट। a नोट क्या होता है? रेडियस होती है, बोहर रेडियस, उसका अंडर रूट है 2 - r/a नोट e की पावर -r/2 a नोट।
अब इन्होंने ये दिया है R इक्वल R नोट है, R जो है उसकी वैल्यू R नोट दे दी, रेडियल नोड इज फॉर्म्ड, दस R नोट इन टर्म ऑफ A नोट, R नोट को A नोट की फॉर्म में बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। R नोट इन टर्म ऑफ A नोट, यानी कि रेडियस को A नोट की फॉर्म में बताना है, तो R नोट और A नोट एक जैसे से होने चाहिए। तो यहाँ इन्होंने 2s, नंबर ऑफ नोड 2s में 0 होते हैं, ये तो पता है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस R नोट बाय A, अब इन्होंने क्या उठाया है देखो, सर वो जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया क्वेश्चन को। R बाय, हाँ R बाय A नोट जो है ये इक्वल टू 2, 0 आ गया, R नोट इक्वल 2 आ गया। यानी आपका नंबर ऑफ नोड जो होता है वो ये वाला नंबर ऑफ नोड के लिए फॉर्मूला यूज होता है, बस ये आपको याद रखना। ये समझ में आया? यस सर। और कुछ भी समझ में ना आए सर लेकिन ये सिर्फ 2s के लिए है या फिर हर उसके लिए है? बेटा अलग अलग 2, 3, 4 तरह के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूले में कौन सी चीज कहाँ कैसे यूज होती है, बस वो पता होना चाहिए। यहाँ पर ये आ गया, इसको डायरेक्टली याद करो कि ये 2 माइनस R बाय A नोड जो है ये नोड्स के लिए यूज होता है, तो डायरेक्ट इसमें आपको नोड पता और डायरेक्ट इसमें नोड की वैल्यू भरो और आपका फॉर्मूला कंप्लीट। ये याद नहीं करना, नीड नोट टू लर्न दैट। समझ में आ रही है बात? ठीक है। बस इतना कीजिए, और इसी के पीवाई क्यू अगर एक दो और देख लेंगे। पहली बात ये कभी कभार आता है और रेयरली आते हैं क्वेश्चन, बट आ सकते हैं, तो भाई ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा आर नोट को ए नोट की फॉर्म में इन्होंने कैसे लेके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जरा। CH3 ऊपर लगा हुआ NO2 के साथ में, और ये डबल डैश लगा के इन्होंने 2 ब्रोमीन जोड़ दिए हैं और NO2 को हटा दिया, X से Y बनाया था। वो कन्वर्जन के अंदर X to Y सीक्वेंस होता है। रिएजेंट बताने कौन कौन से लगे? सर ऑप्शन सी। NO2 को हटाना है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है? आयरन और H लगेगा, उससे क्या होगा? सर FeH प्लस NO2 को NH2 में बदल देगा, फिर ब्रोमिनेशन कर देंगे, ब्रोमीन चिपक जाएगा, फिर HNO2 डाल के डायजोनियम बन जाएगा, H3PO2 से डायजोनियम हट जाएगा। ठीक है, PO2। और किसी का कोई ओपिनियन है? यस। सर एक बार बता दो प्लीज। बताना इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा आंसर दिखाने वाला हूं मैं, क्योंकि ऑब्वियस है, बताना तो है ही। चलो ठीक है, बताता हूँ। देखो भाई क्या होने वाला है। आंसर सॉल्यूशन थर्ड राइट है जो प्रणव ने बताया। सबसे पहले आयरन और HCl के साथ रिडक्शन करेंगे NO2 की, ये रिडक्शन के काम बताया, NH2 में बदल गया। अब NH2 में बदलने के बाद अब आप ब्रोमीन डाल सकते हो, तो ब्रोमीन लग जाएगा। कैसे? ब्रोमीन यहीं पर क्यों लगा, ये कोई बता सकता है? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेजी है ना। बेटा डायरेक्टिंग। क्या? सर NH2 हाईली एक्टिवेटिंग है ना, इसलिए ऑर्थो पे लगा, पैरा पे लग नहीं सकता क्योंकि पहले से CH3 है। हाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है अगर हम ये माने, तो भाई ये एक्टिवेट करेगा, तो इसकी तो ऑर्थो पोजीशन ये होगी और मेटा ये, पैरा ये होगी, तो पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। यहाँ अगर NH2 की बात करें तो ये अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, तो ऑर्थो को एक्टिवेट करता है, और पैरा तो इसकी पहले से ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ तो नहीं लगने वाला, इसीलिए ब्रोमीन जो है यहाँ पर लगेगा। क्लियर है? दोनों ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डायजोनियम साल्ट बन गया, N2Cl, डाइएजोनियम साल्ट। और डायजोनियम साल्ट को H3PO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से N2 उड़ जाता है और H जुड़ जाता है, बस। क्लियर है? डायजोनियम साल्ट वाली रिएक्शन है डायरेक्ट H जोड़ने का, बस। समझ में आ गया सबको? यस सर। नहीं किसी को Yes, याद sir. था तो अभी याद कर लो कि इस डायजोनियम साल्ट से H3PO2 को रिएक्शन करवाते हैं तो H जुड़ता है, सिर्फ H। यानी अगर आपके पास डायजोनियम साल्ट है, सीधा सीधा बेंजीन रिंग है आपके पास में, देखिए ऐसे रट्टा ही लगाना होता है इसके अंदर। ये आपको अब समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक में, वरना कुछ नहीं होता। ये मान लीजिए N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है। अगर इसकी रिएक्शन आप H3PO2 से करवाते हैं तो सिर्फ डायरेक्टली बेंजीन बनता है, यानी H जुड़ जाएगा वहां से, बाकी सब चला जाएगा, तो ओनली बेंजीन विल बी रिमेन्स, बस ये H जुड़ गया। क्लियर है? तो एक तो ये रिएक्शन याद कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद में HONO से हमें पता है, HONO और HCl से, इससे तो क्या बनता है? NaNO2 प्लस HCl होता है, NaNO2 प्लस HCl क्या बनता होता है इससे? HONO। HONO। इसी HONO को ही HNO2 बोलते हैं। ये लो डायजोनियम साल्ट के लिए यही यूज करा है इन्होंने, तो चाहे आप ये यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो, या ये बात तो एक ही है।
ठीक है, तो HNO से डायजोनियम साल्ट बनता है। कब बनता है? एमाइन का डायजोनियम साल्ट बनता होता है, तो दूसरी रिएक्शन यहाँ से होगी कि एमाइन से बनेगा। ठीक है, ब्रोमीन का मैंने रीजन बता दिया कि ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पर जुड़ेगा, NH2 लोन पे डोनेट कर सकता है। NH2NO2 का क्यों बनाया? क्योंकि हमें ऑर्थो पर ब्रोमीन जोड़ना था, इसलिए बनाया। दैट्स इट। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. बस याद करना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट। लिस्ट को मैच करना भाई, हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, आसानी से कर सकते हो। देखो देखते ही आंसर आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चंस के, आई डोंट थिंक कि इनको सॉल्व करना पड़ रहा है ना? यस सर। बट बात ये है कि सबको ऐसे आते होंगे ये क्वेश्चंस, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने वाला भी कर लेता है। सर तो ऑप्शन ए। बहुत डीप में सोचकर फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में ए में क्या है? ए का 1 है, sp3 होती है CO में, निकल CO जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में sp3 करेगा, और बी का 2 है, बी का 2 है, सी का 4 है, डी का बस सी और डी का उल्टा। तो DsP2 कॉपर अमोनिया के साथ DsP2, आयरन के साथ में sp3D2, आयरन वाटर के साथ D2sp3, 2 पॉजिटिव है दोनों में। अमोनिया वीक लिगेंड होता है वाटर? सर वाटर वीक होता है ना, इसलिए उसमें Water sp3D2 weak होता है सर। वीक लिगेंड sp3D2 और अमोनिया थोड़ा सा उससे स्ट्रॉन्ग है तो D2sp3, अमोनिया पेयरिंग करवा देगा, है ना? ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, बस खत्म। देखिए आंसर, ठीक है। D2sp3 अमोनिया वो करवा देता है पेयरिंग, यहाँ पर वाटर पेयरिंग नहीं करवा पाता, दैट्स इट। और ये वाली बड़ी स्पेशल है भाई, ये NH3 वाली, ये रट्टा मारनी पड़ेगी आपको, चेक करके देखना, इसका डायग्राम बना के देखना, ऑर्बिटल डायग्राम, और फिर चेक करना DsP2 कैसे होती है। ठीक है, निकिल वाला ये तो सिंपल ही है। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर द फॉलोइंग इज। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, रेजोनेंस दिखा रखा है इन्होंने, बस कुछ नहीं कर रखा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछ रखा है, बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार ये तो, ABCD सीधा आंसर ही देना। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये वाला? 4 नहीं सर, Yes, उसके sir. नीचे दे रखा है। क्या? सर उसके नीचे दे रखा है वो सेकंड में सी। अच्छा ऐसे क्या? Yes. हाँ सेकंड, हाँ ये ध्यान रखना भाई, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना, ये सेकंड का सी है कि हमें जहां पर ABCD है ऊपर दे देते हैं और नीचे कुछ और दे देते हैं ना। ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा हो जाती है प्रोसेस। बी का सी ये होगा, क्यों होगा बताओगे? सर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस का डायग्राम बना के देख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज हट जा रहा है उसपे से। हाँ यहाँ पर देखो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर देगा, हो रहा है रेजोनेंस। यस सर। इसमें देखो, अगर ये वाला इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, नाइट्रोजन इधर से लोन पे डोनेट भी कर देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा ना, यहाँ तो दे नहीं रहा, तो ये तो रेजोनेंस में आ नहीं रहा है सर्कल। फिर नाइट्रोजन यहाँ से लोन पे डोनेट कर रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, तो भाई इसको भी स्टेबल नहीं करेगा, और नाइट्रोजन यहाँ पर लोन पेयर नहीं दे सकता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये वाला देखें, नाइट्रोजन यहाँ पर लोन पे डोनेट करे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इधर से इधर चला जाए ये पॉजिटिव बन जाएगा, नाइट्रोजन इधर से लोन पे डोनेट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यही रेजोनेंस को फॉलो करता है, तो यही वाला राइट ऑप्शन है। यस क्लियर है बेटा? यस सर। इसको देख के ये तीसरे नंबर पर है, तो बंदा तीसरे नंबर वाले को क्लिक कर देता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है? तो जैसे 2 का सी सेकंड वाला राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। थर्ड है, थर्ड ऑप्शन है, ये क्या है भाई? सर डी वाला। सर कहीं वो भी कंफ्यूज तो नहीं हो गया? पता नहीं है, मैं ऑप्शन सही क्लिक किया गया, थर्ड थोड़ा हो सकता है यार। थर्ड मतलब ये खुद कंफ्यूज हो गया होगा यार, थर्ड मतलब ये वाला। हाँ सर, मैं भी यही सोच रही हूँ, तो ये ठीक है, सेकंड राइट ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसको सही कर रहा हूँ, सेकंड राइट ऑप्शन है। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा हम गलत करेंगे, बाकी पता कुछ नहीं, हम गलत कर सकते हैं दोबारा चेक कर लेना, बट ये आपको आ जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्लोराइड्स ऑफ विच मेटल आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? लो भी किस मेटल के क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं? KCl, BeCl, MgCl2, CaCl2, बताओ।
बड़ा आसान क्वेश्चन है। बेरिलियम के सेकंड वाला। बेरिलियम क्या Second करता है वाला पता है? सर बेरिलियम कोवेलेंट कोवेलेंट होता बॉन्ड बनाता है। यस, बस इतना ही करना है, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये भी आयनिक बनाएगा, ये भी आयनिक बनाएगा, पता है ना? ये तो तीनों आयनिक बनाते हैं। बेरिलियम के बारे में आपको नहीं पता होगा, बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक्सेप्शनल बिहेवियर, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से प्रॉपर्टी कुछ सेम भी मिलती हैं और कुछ अलग भी होती हैं। पूरे ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी दिखाता है बेरिलियम, पता है? डायगोनल रिलेशन, यस सर। है ना? वैसे एस ब्लॉक में आता होता है, एस ब्लॉक अब सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। सर क्या चलो पता ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हो। कर लो। हाँ, ये एक पॉइंट है, पीरियोडिक टेबल में भी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है पीडब्ल्यू में लगा हुआ, उसने मेरे पास ये भेजा था एक क्वेश्चन ऐसा, कहता सर मुझे ये बताना जरा कि ये पी ब्लॉक में डालें इसको या पीरियोडिक प्रॉपर्टी में डालें, एस ब्लॉक में, मतलब एस पी ब्लॉक में डालेगा या पीरियोडिक प्रॉपर्टी में? तो मैंने कहा ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आ सकता है क्वेश्चन, नो डाउट टू इट। कहता हमारी वहां पे बहस छिड़ी हुई है, एक टीचर कह रहा है कि ये एस ब्लॉक का ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा डाल दो भाई, भरोसा कुछ नहीं, वो पी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल का डाल के कर दें तो, है ना? और कर सकते हैं क्योंकि उसी से प्रॉपर्टी मिल रही है। समझ में आ गया? यस सर। इसको फिर आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KMnO4 oxidizes I2 in the acidic medium, acidic and neutral fine faintly alkaline, न्यूट्रल या थोड़ा सा हल्का एल्कलाइन को न्यूट्रल बोलते हैं, रेस्पेक्टिवली टू। सर ऑप्शन सेकंड। ये वाला ना मैंने आपको शायद एक वो पीडीएफ दी थी, याद है? जिसके अंदर टाइट्रेशन वाला था, उसके अंदर ये सारे दे रखे थे कौन किसको क्या क्या बनाता है, याद है क्या? सर टी ब्लॉक में पढ़ा था मैंने तो ये। आपने डी ब्लॉक में पढ़ा यस था? सर, डी ब्लॉक प्रिपरेशन। चलो ये भी सही, यहाँ डी ब्लॉक में भी आता है, ये KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है, उसमें भी रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यही डी ब्लॉक वाली रिएक्शन ही टाइट्रेशन में भी आती है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये सिंपल आपको याद होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। न्यूट्रल के अंदर देख लो भी रिएक्शन, क्या पूछ रहा था? आई नेगेटिव ऑक्सीडाइज आई नेगेटिव, आई नेगेटिव से I2 बनना चाहिए ना, आई नेगेटिव है 10, आई नेगेटिव है, I2 बन रहा है 5, रिएक्शन है डी ब्लॉक में आती है, KMnO4 की रिएक्शंस के अंदर आती है, वहां से भी याद कर सकते हैं, और साथ में ये टाइट्रेशन में भी ऐसे रिएक्शन को याद करना पड़ता है। ठीक है भाई, दोनों चीजें हैं, कैसे भी याद करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आयनिक रिएक्शन दिखा रखी है ओनली, ठीक है? यहाँ पर Yes, आयनिक जो अकेला क्यों दिखा रखा है? फिर H2 इसकी बैलेंसिंग सही नहीं दिखा रखी क्या? चाहे बेसिक मीडियम में, वो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में? यस वो सर। डाल रखा है, ठीक है, दोनों को याद कर लेना। और बेसिक मीडियम में IO3 नेगेटिव बनता है, I2 नहीं बनता। नहीं सर, वो एसिडिक में बनता है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ क्या? 3 दूना 6 5 5 Yes, पॉजिटिव, sir. ठीक है, ऑक्सीडेशन तो अब भी हो रही है। ठीक है, तो बेसिक और मतलब न्यूट्रल मीडियम और एसिडिक मीडियम दोनों में याद कर लेना भाई। ठीक है, क्लियर है? याद ही करनी है रिएक्शन, याद है तो डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, वरना नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी EH बॉन्ड ऑफ द H2E हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। 16 एलिमेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीजन फैमिली है क्या? यस सर। यस सर। ओल्ड स्टाइल से TPO है ना, पोलोनियम इसने दिया नहीं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो ये चारों हैं। और ये क्या बनाते हैं? H2E, H2O बनाएंगे, H2S बनाएंगे, H2SC बनाएंगे, TEO बनाएंगे, है ना, H2। तो ये भाई H2O बनाता है वाटर, ये H2S बनाता है, ये H2SE बनाता है, ये H2TE बनाता है। क्लियर है? ये इसके हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, EH बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा? किसका? फॉलो द ऑर्डर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? ऑक्सीजन सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में, सेलेनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में, और टेल्यूरियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है, ये आपको बताना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बताओ फिर, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो कहते हैं क्वेश्चन आधा समझ में आ जाए तो आंसर आ जाता होता आधा, है ना? सर सी लग रहा है। यस सर। सी लग रहा है? सर सी लग रहा मुझे भी। सी मतलब ये वाला? यस सर। यस सर। कैसे? ABCD मतलब सीधा ही ABCD, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे हाई है, क्यों? ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, उसके बाद
नीचे वालों का साइज बढ़ता है, तो हाइड्रोजन फिर इनके साइजेस बढ़ रहे हैं ना, फिर ये जल्दी वैसे भी बॉन्डिंग वीक ब्रेक हो हो जाती जाएंगे इजीली। बॉन्डिंग वीक हो जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, सीधी सी बात है, तो बॉन्डिंग वीक हो जाती है भाई, है ना। और इसने पूछी भी यस नॉर्मल चीज, सर, यही तो। बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। वाटर H2SSC ठीक है, नॉर्मल है, बॉन्ड ऑर्डर कोई फर्क नहीं है, ग्रेटर देन, ठीक है, साइन भी सही है, ठीक है भाई, सही है, समझ में आ गया, नॉर्मल फॉलो करता है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वालिटी ऑफ पॉन्ड, ये सर आई गेस पॉन्ड ये भी वाज आउट एनालाइज, ऑफ सिलेबस है। सर आउट ऑफ सिलेबस। Out of आउट ऑफ syllabus. सिलेबस है। बीओडी क्या होता है पता केमिस्ट्री है? में अभी नहीं है। चलो ठीक है, छोड़ो। बीओडी है क्या वैसे? ये होता है टोटल डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है शायद, ठीक है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, बायो बायो लाइक बायो ऑर्डर क्या था यार, फुल फॉर्म ही भूल गया मैं इसकी। बायो ऑक्सीजन डिमांड। हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांडेड, है ना, कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी किसी चीज को, जब पानी के अंदर कोई चीज ऑर्गेनिक होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसको सड़ा देती है, तो वो कितनी ऑक्सीजन डिमांडेड होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी वही है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। प्योरीफाई वाटर, प्योरीफाई पॉन्ड, एनालाइज बीओडी वाज फाउंड टू बी, ये 4 आया है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला सा है। तो 5 ppm while the highly polluted 17 ppm को मानते हैं या मोर, छोड़ो इसको। सेक्शन बी है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग which will not dissolve in cold NaHCO3 and NaOH, ये तो क्या है, वीक साल्ट है H2CO3 का, है ना, और ये NaOH बेस है, बट डिजोल्व इन हॉट NaOH। भाई देखो, इसने बोला कोल्ड वाले में डिजोल्व नहीं होते हैं, हॉट वाले में हो जाते हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड है, सोचो जरा, और कितने कंपाउंड है? बता सकते हो कितने हैं? कोल्ड में कौन होगा और हॉट में कौन होगा? हॉट NaOH के अंदर देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 5 गैसिंग, डेट ऑफ बर्थ है उल्टा, ये रेशो ने किस चीज का आंसर दिया था, डेट ऑफ बर्थ है उल्टा लिखना है बस। एक तो बोल रहे 2, आकाश बोल रहा है 3, और टाइप पी बोल रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? टाइप पी 5 गैसिंग का नाम बताओ जरा। अनुज, ठीक है, अनुज। ओके, तो बताओ भाई 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 कैसे गैस लगा रहे हो? एस्टर जो है वो डिसोल्व होते नहीं है बेस के अंदर, बेस के साथ ऐसे एस्टर वो करेगा रिएक्शन दोनों। नहीं सर वैसे सेक्शन बी में से 10 में से तो करना तो कोई 5 ही होते हैं ना 10 में से करने, सर, 10 में होते हैं ना इसमें, तो 10 में से कोई 5 ही तो करने होते हैं। वो ठीक है, लेकिन हम तो सारे करेंगे ना भगतो, हाँ वो तो सर है, मैं तो कंफर्म कर रही हूँ। सारे करोगे तभी तो, मतलब बाद में सिलेक्शन तो बाद में होगा ना, वो तो ऑन द स्पॉट पेपर में। तो इसमें से जरा गैस लगाओ कितने हो सकते हैं? OH लगा, OH लगा, OH लगा, 3 ऐसे हैं जिनके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है भाई, 3 है जो बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं OH में, ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब तो नहीं करेंगे, तो 3 ही घुलने चाहिए, मेरा ऑर्डर तो यही कहता है। और उसके अलावा यस सर, मुझे भी 3 ही है, और ये क्या है, HCO, ये एल्डिहाइड है, ये ROR ईथर है, ये CH3 एस्टर है, बस ठीक है, खत्म है, ठीक है, यस सर। बस ठीक है, 3 ही होने चाहिए यार, बाकी तो सारे ऑर्गेनिक ही है। सॉल्यूशन 3 है, खत्म। ये देख लो कौन से होने चाहिए, 1 2 और ये 3, बट याद रखना ये कोल्ड में नहीं होते, ये भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से रट्टा लगा बोले ये कोल्ड के अंदर नहीं होते हैं और हॉट में ये हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, one mole ideal gas allowed to expand reversibly adiabatically from the temperature 27 degree, वर्क डन दे रखा है इन्होंने, फाइनल टेम्परेचर एट द गैस नियरेस्ट इंटीजर डालना है, इन केल्विन दे रखा है, गिवन CV की वैल्यू दे रखी है 20 जूल पर मोल पर केल्विन। सीधा फॉर्मूला आता है तो सीधा आंसर निकलेगा, ये ध्यान रख लेना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। NCVDT याद है? ये यस सर याद है। बस ठीक है, NCVDT को लगा दो फिर।
उसने वो दे रखी है, क्या बोलते हैं उसको, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी की वैल्यू, T1 T2 दे रखे हैं, T2 तो निकालना है, T1 पता है आपको, फाइंड करो फटाफट। एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक का मतलब क्यू 0 है, क्यू 0 है ना, चेंज इन हीट, तो डेल्टा U इक्वल W हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, और वो इक्वल होगा NCV/dt। यस सर। बस ठीक है, निकालो फिर। N की वैल्यू पता है कितनी है, 1 मोल है आइडियल गैस, तो N तो खत्म हो गया। CV की वैल्यू दे रखी है 20 जूल पर मोल, 20 भर दो, तो ये कितना आना चाहिए 20 डेल्टा टी, dt लगा लो, कितना है, हमें एक निकालना है टेम्परेचर और दूसरा दे रखा है, कितना हो 27 डिग्री 300 केल्विन। बस वर्क डन कितना हुआ 3 किलो जूल पर मोल, 3 किलो जूल या 3000 लिखेंगे, सर 3000। 3000 लिखेंगे। डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, और 300 प्लस में हो जाएगा 150 प्लस 300, ऐसा आएगा यस 450। यस सर। इसमें आंसर तो दे नहीं रखे है ना, T2 की वैल्यू 150। सर मेरा यही आया है, अरे कैलकुलेशन हमारा गलत 450 हुई क्यों आ रहा है, आपकी। सर कैलकुलेशन गलत किया आपने। मैंने गलत किया माइनस वर्क डन, अरे हाँ ये प्लस माइनस हमने देखा ही नहीं है, ये कौन सा है भाई, अलाउड टू एक्सपेंड, एक्सपेंड और ये हमारे ऊपर वर्क हो रहा है तो माइनस में आएगा वर्क डन, ठीक है। ये फिजिक्स वाला वर्क 20 आ गया, T2 आ गया, 300 आ गया, फिर भी भाई ये 150 कैसे आ गया, 200 से डिवाइड हो गया, 150 आ गया, सर माइनस इसमें T2 माइनस T1 दिया अच्छा ना। हमने इसको प्लस लिया था ना, तो हम तो 450 जोड़ रहे थे, लेकिन ये Yes. माइनस आया, हमने कैलकुलेशन कोई गड़बड़ नहीं की है बेटा, हमने साइन गलत लगाया है, समझ में आया सर वो फिजिक्स का साइन कन्वेंशन लेके सॉल्व कर दिया। कोई बात नहीं। आई थिंक टेम्परेचर डिक्रीजेस, लो भाई, अनुज कह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, डिक्रीज हो गया क्या टेम्परेचर 300 से, हाँ कम हो गया, ठीक है, इंक तो सही, हमें टेम्परेचर निकालना था बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। Totopeptide on complete hydrolysis produces 3 mole of the glycine, 2 mole of the leucine and 2 mole of the valine per molecule per mole of the peptide. Number of peptide linkage are in, हाँ ये बहुत अच्छा है भाई, कितने कितने दे रहा देखो, एक छोटी सी पेप्टाइड चेन है प्रोटीन वाली है ना, 3 मोल ग्लाइसिन है, 2 मोल ल्यूसिन है, 3 और 2 5, और 2 मोल वैलिन है, 5 और 2 7, 7 मोल टोटल आपके पास चीजें हैं, तो किस किस के बीच में कितने सर ये कितने 2n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगता है ना किसमें पेप्टाइड लिंकिंग में। नॉर्मल भी सोच सकते हो बेटा, फॉर्मूले का कोई चक्कर ही नहीं है इसके अंदर, ये तो बड़ा आराम से सीधा सोच सकते हो ना। टोटल कितने मोल हैं यार, सीधा देखो, 7 मोल है ना, तो 6 लिंकेज मिलेंगी। यस सर। बस ये समझ में आया कैसे 6 आएंगी। यस सर आ गया। किसी को काउंट करना आता है कि हमारे हाथ में 11 उंगलियां हैं, कैसे काउंट कर सकते हो 11 उंगलियां? 11। कर सकते हो। सर बैकवर्ड और फिर दोनों का ऐड कर दें। हाँ बिल्कुल सही, कौन बोल रहा था? सर ट्रायंगल। प्रियंक, ठीक है बेटा, देखो ये बड़ा आसान चीज है, लोग कहते हैं मैथ के साथ जब हम खेलते हैं ना, माइनस और प्लस को अगर आप ऐड कर रहे हो, दोनों को एक साथ लेके आ रहे हो, तो जीरो जो है ना वो एक एंटिटी की तरह काम करती है, एक डिजिट काउंट होता है जीरो का भी, जीरो इज ए नंबर है ना, तो जीरो का आप कुछ ना मान के देखो कैसे, ये 10 उंगलियां मेरे हाथ में, तो मैं इनको एक एक करके छुपा रहा हूं, कितनी रहेगी 9 8 7 6 5, ऐसे करके करते हैं ना हम, 10 9 यस 10 9 8 ऐसे करके, जब आप यहां से आप माइनस करो और यहां पर सीधा इसको जोड़ दो, तो जब इसको काउंट करेंगे ये बनेगा 6, ठीक है, ये यहां रह गए 6, अब मैं इसको माइनस नहीं कर रहा हूं, 6 और 5 11, ऐसे करके 11 करते होते हैं, पता है। 10वीं फिंगर है, 9वीं है, 8वीं है, 7वीं है, छठी है, और 5 यहां पर जुड़ गए, हो गए 11।
ये छठी फिंगर है। अब आप ये 5 और हैं तो टोटल तो 5 और 5 10 हुए, लेकिन ये छठवीं फिंगर है इसीलिए ये इसमें ऐड हो जाता है, तो ये टोटल 11 हो जाती है। तो एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके 0 जो बीच में आता है वो एज ए डिजिट यूज होता है, ठीक है, इस वजह से वो 11 काउंट होता है। तो 0 को हटा दो बीच में से, तब माइनस और प्लस के बीच में अगर 0 नहीं रहेगा तो -1 के बाद सीधा +1 आता है, तो ये 10 की 10 ही रहेंगी, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो। समझ में आया? बट 0 के बिना काम ही नहीं चलता, इसलिए 0 कमाल है। समझ में आ गया ना? तो यहां पर भी वैसा ही है। इसकी काउंटिंग में भी कई बार हम करते हैं 7 है तो 7 लिंकेज होंगे। भाई 7 लिंकेज होंगे, 7 के बीच में लिंकेज तो 6 ही बनेंगे। यस सर। ये गड़बड़ मत करना, ठीक है बेटा? क्लियर है? यस 6 मोल लिंकेज बनेंगे, 6 नहीं लिंकेज बनेंगे, 6 मोल लिंकेज बनेंगे। अगर मॉलिक्यूल है तो वैसे बनेंगे। हाँ नहीं पता था, चलो कोई बात नहीं बेटा, आज पता लग गया, बढ़िया। लेड स्टोरेज बैटरी 38% वेट होता है, H2SO4 का 38% होता है, बिल्कुल पता है तो, है ना। वोन ऑफ फैक्टर 2.67 होता है इसका एट दिस कंसंट्रेशन, ठीक है। आई की वैल्यू दे रखी इसमें। टेम्परेचर इन केल्विन विच द सॉल्यूशन इन द बैटरी विल फ्रीज इज डेल्टा टी भी निकालना भाई। टी क्या होता है? बॉइलिंग डेल्टा टीएफ टीएफ सॉरी टीएफ, ठीक है। आई की वैल्यू दे रखी है। कितना आसान सवाल है, फटाफट निकाल दो इसको। तो इसकी वैल्यू तो सही आनी चाहिए सबकी। डेल्टा टीएफ आई इंटू के एफ होता है। के एफ की वैल्यू, वाटर की वैल्यू कितनी होती है? 1.86। सर दे इसने सर, दी हुई है क्या? दी हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लगा दी नहीं है भाई। अगर दी ना हो तब भी याद होनी चाहिए। 1.52 होती है बॉइलिंग में, और फ्रीजिंग वाले में 1.86। वैसे 1.8 ही लेते हैं जनरली, ठीक है। बता दो फटाफट आंसर अब। 2.67 इंटू 38% देर का मोलैलिटी देख लो कितनी होगी इसकी, वेट बाय वेट। हुआ सोल्व? सर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब अगर देखो क्वेश्चन आसान है, आता भी आपको, कर भी लोगे, लेकिन अगर टाइम खा रहा है तो भक्तों इसको छोड़ देना, आगे वाले करना जो एक सिंगल क्लिक में जा रहे हैं ना, निकलो। समझ में आई बात? सही है? ये जब आप पेपर करते हो तभी समझ में आता है, और इसलिए आपको बोला था मैंने कई दिन पहले ही बोल दिया था। आप में से कुछ बच्चों ने मेरे को कॉल भी किया था ना, तब भी मैंने बोला था बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ अब फटाफट, और कुछ नहीं करना है। तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि पेपर में आता क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हमें पहले कौन सा करना चाहिए। करना सारा है पेपर, लेकिन हमें पहले कौन सा करना चाहिए। तो इसको मैं स्किप करना चाहूंगा, अगर मैं होता तो मैं इसको स्किप करता। मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी पहले, 38/100, फिर 38 में से 100 को माइनस करेंगे, वाटर का वेट आएगा, कितना आएगा, 40 60 62, 38/62 ग्राम ये, और उसको 18 से डिवाइड करेंगे, नहीं 62 ग्राम ना, ठीक है, उसे केजी बनाएंगे। फिर 38 को 98 से डिवाइड करेंगे, H2SO4 का मोलर मास, है ना। मोलैलिटी ऐसे आएगी। करूं क्या आगे? कर रहा है कोई क्या? सर मैं कर कर लो। बोलो सर मैंने किया था, उसी दिन से पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया बेटा, आपने उसी दिन से पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो कितने पेपर आप सॉल्व कर चुके हो वो सब के सब आने चाहिए। अगर ये वाला आप पेपर सॉल्व कर चुके हो, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सॉल्व करने का मतलब ये होना चाहिए। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे ना, अगर मैं उन सबके आंसर दोबारा से आप लोगों से पूछूं तो आपको याद हो जाने चाहिए आंसर। क्या किया हमने इसमें ये भी याद होना चाहिए, कहाँ गलती हुई ये भी याद होना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दो पेपर पे, लेकिन सब कुछ अगर याद हो तो समझ लेना कि हमने पेपर डिटेल में किया। कोई बात नहीं, नहीं किया तो अभी हम कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। तो नहीं किया तो हमारा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, और अगर किया होगा तो रिविजन हो जाएगी। दोनों तरफ से फायदा है ना। वो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। रामायण के अंदर जब विभीषण भगवान राम के पास मिलने आया था सर ना, एक बार आंसर देखा नाम वो तो यार बस दिखा देता हूँ। विभीषण जब राम के पास मिलने आया था, तो विभीषण के लिए उन्होंने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, रावण का भाई आया है। तो जो उनके साथ में सुग्रीव थे, उन्होंने बोला कि भाई निशाचर और राक्षस आदमी आया, इसको तो बंदी बना लो। तब राम जी ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण उनको 1 मिनट में मार सकता है, और अगर वो डर के आया है तो मैं जो हूं शरणागत का, मतलब मैं शरणागत को मारूंगा नहीं, बल्कि मैं शरणागत का रिस्पेक्ट करता हूं। अगर वो मेरी शरण में आया है तो मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगा।
और अगर वो मेरे विरोध में आया तो लक्ष्मण उसको 1 मिनट में मार डालेगा। तो कहता दोनों साइड से ले आओ, दोनों में से कुछ भी हो उसे सामने लेके आओ, उसे जेल में अभी नहीं डालने वाले। समझ में आया? तो अगर आपने पेपर कर रखा है और अब रिवीजन हो रही है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर रखा तो पेपर हो रहा है, और भी बढ़िया। दोनों तरफ से फायदा है, समझ गए ना? दोनों दशा में ले आओ। तो वैसे सर मेरा आज तो पेपर सॉल्व हो गए, आज 2 पेपर, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। दोनों आने चाहिए, दैट इज द पॉइंट। सॉल्व कर लिए, एक पॉइंट है। टिप्स पे हो गए, टिप्स पे ये चाहिए मुझे, समझ लेना अब हम सही कर रहे हैं, ठीक है? तो भाई आंसर है इसका, कितना आंसर है? 243। टीएफ की वैल्यू निकालनी है। मोलैलिटी देखो 38/98 और ये 1062 के नीचे ये क्या आना था? 38 ग्राम उसका मास है H2SO4 का, और 98 इसका मोलर मास है। गिवन मास है वो मोलर मास, नंबर ऑफ मोल हो गए, और 62 ग्राम वाटर का निकलेगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना? तो इसको इसने ऐसे दिखा रखा है। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया होगा। 1000 ऊपर चला गया, 62 नीचे है, 98 नीचे आ गया, बस ये है। और इसके बाद में टीएफ की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 पॉइंट ये आई की वैल्यू दे रखी है, 1.8 केएफ की वैल्यू दे रखी है, और ये इसकी मोलैलिटी दे रखी है। सबको बस ये इतनी वैल्यू सोल्व करनी थी। इतना टाइम क्यों लग रहा है सबको, मेरे को ये बता दो अब। सर हो गया था ये तो। हो गया था? आंसर लिखा आपने कहीं? नहीं सर, वो 30.3 आ गया था डेल्टा टीएफ। क्या हम एग्जाम के बीच में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स में केमिस्ट्री और फिर वापस फिजिक्स? बिल्कुल कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर, मतलब देखो अगर आपके क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले लग रहे हैं, देखते ही आ रहा है, फटाफट 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 टिक लगा के कर दिए, ठीक है? अब उठा लो फिजिक्स, जो देखते ही आ रहे हैं फिजिक्स उठा लो, फिर देखते ही आ रहे हैं मैथ उठा लो। उसके बाद ये जरूर याद रखना, माइंड में सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ये याद रखना केमिस्ट्री के कितने कर लिए, ठीक है? केमिस्ट्री कितने कर लिए और कितने बच गए जो मिनिमम आपको करने हैं, ताकि आपका कट ऑफ पार हो जाए, ये माइंड में रहना चाहिए। फिजिक्स के कितने कर लिए और कितने करने हैं, ये माइंड में होना चाहिए। फिर टोटल मार के देखो। अब आप सोचो कि फिजिक्स करूंगा, केमिस्ट्री आसान कौन सा है जिसमें मैं कट को जल्दी पार कर सकता हूँ, और मैथ में कितने करने हैं। यही चीज जब आप बार बार घर पे पेपर सोल्व करोगे तो हर किसी बच्चे का अपना स्टाइल होता है, हर किसी का अपना स्टाइल। वो अपने स्टाइल से कोई मैथ उठाता है, कोई फिजिक्स उठाता है, कोई केमिस्ट्री उठाता है, दैट्स अप टू हिम। जैसे बता देता हूँ कारण क्या है। राउंड फिक्स्ड कर लो भाई, बिल्कुल बेटा, राउंड ऑफ करके फिक्स करो कि कितना आपको कम से कम करना है और कैसे करना है। जैसे सचिन तेंदुलकर था ना हमारी टीम में, बहुत बढ़िया प्लेयर था, ऑब्वियस है, बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उसे 7वें या 6ठे नंबर पर सचिन तेंदुलकर को भेजते थे, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था, है ना? बट उसे पहले भेज दिया तो वो सब उसको पता होता था मेरे बैकअप में टीम खड़ी है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। बट अगर उसे पता कि मुझे विकेट रोकनी है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। हालांकि अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था जितना राहुल द्रविड़ था। वॉल ऑफ इंडिया बोलते थे, सुना किसी ने? राहुल द्रविड़ क्या करता था, उसको शुरू में भेज दो और उसको बस एक कान में फूंक मार दो, भाई विकेट मत गिरने दियो। वो बंदा कुछ ही कर लो, वो विकेट नहीं जाने देता था। समझ में आया? टुक टुक लगा रहा, रन नहीं बनाता था, ज्यादा धीरे धीरे रन बनाता था। राहुल द्रविड़ के बारे में अच्छे से ने एक बात कही है, पता है क्या कहा है? कि राहुल द्रविड़ को अगर हम लगातार 10 ओवर भी अच्छी बॉल फेंकते ना, 10 ओवर भी, कहता वो उसका टस से मस नहीं होता वो आदमी। और सचिन तेंदुलकर के बारे में उन्हीं लोगों ने बोला है कि सचिन तेंदुलकर को 2-3 ओवर अगर बहुत अच्छी बॉल डाल दो ना, तो सचिन तेंदुलकर भी बीट होने लग जाता था, मतलब वो थोड़ा सा एंजाइटी हो जाता था सचिन तेंदुलकर की, यार खेली नहीं जा रही मुझसे। और राहुल द्रविड़ 10 ओवर लगातार अगर बॉल डालते हो तब भी उसको कोई असर नहीं, उसकी सेहत पे असर नहीं, बहुत ज्यादा पेशेंस था उस बंदे में। सबका अपना स्टाइल है, राहुल द्रविड़ को 7वें नंबर पे भेजना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को पहले नंबर पर भेजना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? उसे विकेट बचानी है, उसको रन बनाने हैं, तो भाई आपका क्या स्टाइल है वो आपको पता होगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। आपको लगता है कि मैं पहले फटाफट कर लूं आसान वाले, चॉइस इज योर्स। अगर आपको लगता है नहीं मैं सबको साथ लेके चल सकता हूं और मुझे पता है कि कितने करने हैं, फटाफट केमिस्ट्री पूरी देखो, जो आसान क्वेश्चन दिखा करो, जो मुश्किल लग रहा है एक बार डिनाई करो, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ना वैल्यूज लिख के और फटाफट अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पर अगर ये सारी वैल्यूज कट आ रही हैं, ओवरऑल क्या भरना है, राउंड फिगर में भरना है, तो यहाँ पर आंसर बताना ना, देखो नियरेस्ट वैल्यू। तो क्या हम इसको नियरेस्ट वैल्यू वाले को कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? जरा सॉल्व करके देखें इसे 20 मान लेते हैं, 10 नीचे लगा लेते हैं, 1 0 काट देते हैं, इसको 60 मान लेते हैं, 1 0 और काट देते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, तो 1 0 और काट देते हैं, इसे 40 मान लेते हैं, 1 0 और काट देते हैं, कितना बचा? इसको भी 2.7 मान लो। ये 4 दूना 8, 80 बच गया, नीचे 6 है, ठीक है? 2 3 6, 2 चौके 8, 40 बच गया, है ना?
और नीचे रह सर गया इसको भी 2.7 मानेंगे तब भी वो कैंसिल हो जाएगा 3 से। ये 2.7 मान ले तो हाँ क्या कैंसिल हो जाएगा? ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना सर। अच्छा ठीक है हाँ 3 बन जा और 0.9 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो लगभग ये 1 है तो लगभग 40 आएगा। यहाँ तो 30 आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या गलती कर दी? सर वो राउंड ऑफ कर हुआ थोड़ा। कुछ हो गया चलो छोड़ो, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा था, ना निकले तो कोई बात नहीं, वो आपको निकालना है ना। ऐसे करके अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और देखो इसमें ज्यादा गड़बड़ के चांसेस होते हैं भाई, है ना। अगर ऑप्शन दिए हो फिर तो ये टेक्निक काम करती है, यहाँ ऑप्शन तो दिए नहीं है, आंसर आपको खुद सर ही निकालना है। टाइम ये टेक्निक काम नहीं करेगी, इस पे टाइम लगेगा, तो भगतो इसको छोड़ देना, बाद में देखना। और कई बार आपको सीधे सारे कटते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें राउंड ऑफ का पंगा मत लेना, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बता दो। सर आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस है क्यों? अरे मोल कॉन्सेप्ट में है यार, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये। सर एनसीईआरटी में हाइड्रोजन चैप्टर में दिया है ये। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एनसीईआरटी में हाइड्रोजन चैप्टर में पक्का? पक्का सर। वैसे इसको मोल कॉन्सेप्ट में भी करवाते हैं हम लोग, पर चलो कोई बात नहीं। इसके लिए एक रिएक्शन होती है, और रिएक्शन याद हो तो फिर हम ये वॉल्यूम और स्ट्रेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आउट ऑफ सिलेबस है तो आउट ऑफ, ये श्योर है ना बेटा? यस सर पक्का। H2O2C में दे रखा है हाइड्रोजन में। H2O2 उसमें दे रखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हाँ वैसे तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए फालतू के फॉर्मूले हैं, इसकी बजाय सिर्फ एक इक्वेशन करवाता हूं मैं, उस इक्वेशन से हमेशा याद रह जाता है बस। H2O2 को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन निकलती है। देखो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल का, कितना? ये हाफ सेल है, इज नियरेस्ट इंटीजर, और ये दे रखी है वैल्यू, ई नोट की वैल्यू x2 और x के बीच में दे रखी है, x2 पॉजिटिव और x के बीच में, और ई नोट की वैल्यू y और y2 के बीच में। हाँ? ये कुछ मिसिंग है? पता नहीं। और फिर ये y2 पॉजिटिव प्लस और RT, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू दे रखी है, लगाओ भाई, नरनेस्ट इक्वेशन निकलेगी और कुछ नहीं। ये नियरेस्ट इंटीजर लगाओ ना, मेरे को लगा कि इन्होंने ये बता रखा कि नरनेस्ट इक्वेशन लगा दो है ना, बताओ फटाफट। आ रहा किसी को ये क्वेश्चन? सर बस 2 मिनट। सर 1 मिनट। ठीक है फटाफट कर लोगे। सर 2.75 वोल्ट आ रहा है। 2.75 आंसर आ रहा है, वोल्ट सर 275 आंसर आ जाएगा। और 10⁻⁻² तो उसने खुद ही दे रखा है यार। यस सर 275 हो जाएगा फिर। 275 ठीक है, ठीक, अच्छा 2.75 बता रहे थे आप, ठीक है। और किसी का निकला है? क्या लगाया आपने, फॉर्मूला बताओगे? नॉन स्टिक क्वेश्चन लगाइए। E नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log of QC। लोग क्यों लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। सर E नॉट सेल आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। हाँ सर वहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, माइनस आएगा बीच में एक। अरे हाँ ये लो, यही है। यस सर। हुआ बेटा सॉल्व क्या? यस एक सर। का इनिशियल इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, दिया हुआ है कुछ तो दिया हुआ है 2.36, ठीक है। तो मैं आंसर दिखाता हूँ फटाफट, लेट्स सी द आंसर। 2 माइनस दिस वन डिवाइड बाय ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी थी, सीधा सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है। 2.75 आएगा, समझ में आ गया? यस सर। बस ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, पहली ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है भाई,
इफ द टाइम टेकन 60% तक डिकम्पोजिशन 540 सेकंड में 60% होती है, 90%। ये तो हमने कल परसों किया था यार, हाँ कल सर परसों ऐसा सर याद नहीं रेट लेकिन ऑफ रिएक्शन वाले केमिकल काइनेटिक्स में किया था, है ना? ये क्वेश्चन हम करके, तो बता दो फिर, अब तो आंसर याद होना चाहिए। सर आंसर याद नहीं है, तरीका याद है। चलो ठीक है, देखो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आंसर मतलब दिमाग में छपा रह जाए, उसको भी ध्यान से क्या करो। चलो करो, तरीका याद है तो तरीके से करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके टू। दोबारा अगर वही क्वेश्चन करना पड़े तो टाइम मिनिमम टू मिनिमम लगना लगना चाहिए बस, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब विद इन 30 सेकंड ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जादू। सर 1350 सेकंड। ऐसा ही कोई ऑप्शन आया था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। बाकी स्टूडेंट ये सर 1350। 1350 है, सबको यकीन है? अगर ये ऑप्शन गलत हुआ तो, ऑप्शन तो है ही नहीं, ये आंसर गलत हुआ नहीं सर सही। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा तो याद है ना तो ये तो पक्का है ये सही आंसर सही है, मुझे याद है 1350। ठीक है भाई, बाकी सबका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? सर इसमें ये देख के भी याद है मुझे, इसमें है ना log 10 की वैल्यू गलत दे रखी थी इस क्वेश्चन में। हाँ वो हमने डिस्कस किया था कि तो फालतू में दे रखी है ऐसी, है ना? सही है। बाकी सबका सॉल्व हो गया है, ऐसे ही बैठे हैं सारे। ये दूसरी बार क्वेश्चन हो रहा है यार, आप घर जाके भी अगर नोट्स को भी चेक करते हो ना और फिर से दोबारा शांति से उसको कर लेते हो तो समझ लेना सारे याद हो जाते हैं क्वेश्चन यहाँ करने के बाद। तो अगर घर जाके नहीं करे तो ऑब्वियस है फिर नहीं आएगा किसी को, है ना? सबको आ गया ना बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो हम नजदीक हैं बस, और हम टाइम पर, पूरा पेपर हो गया 1.5 घंटे में, लेकिन 1.5 घंटे में केमिस्ट्री हो रही है सिर्फ। बट यहाँ कुछ कुछ हम समझा भी रहे हैं ना, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू एग्जाम खुद करने के। खुद में आपका टाइम और कम होना चाहिए, है ना? यस। कितने घंटे सेशन आप लगाओगे केमिस्ट्री के लिए, अपना टाइम नोट कर लेना। मैथ में कितना लगता है, फिजिक्स में कितना लगता है, उस हिसाब से केमिस्ट्री का टाइम तोड़ने की कोशिश करना। और भागना नहीं है, गहराई से बैठना है। मतलब ज्यादा टाइम लगाओ घर पे, और जब पेपर में लगाओगे तो अपने आप कम लगेगा। बट उस ज्यादा टाइम में ना बिल्कुल गहराई से एक भी चीज ना छोड़कर अगर उसको करोगे और फिर अपना टाइम तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी टाइम लगेगा, है ना? केमिस्ट्री में 40 मिनट लगाते हो सिर्फ? सर आधा घंटा। आधा घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 100% टाइम देंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में फिर, और वैसे भी ये तो चॉइसेस है ना इसमें काफी सारी, हम तो चॉइसेस भी उठा रहे हैं सारी, है ना? यस सर। Consider the following equation भी SO2 है, O2 है, SO3 बन रहा है -190 है, नंबर ऑफ द फैक्टर व्हिच इज इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। ये भी हम कर चुके हैं यार। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो नहीं होने वाला, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बिल्कुल बढ़ेगा। और एडिंग मोर SO2 ज्यादा डालेंगे बिल्कुल प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, और रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। एडिंग मोर O2 बिल्कुल बढ़ेगा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं सर, तो कैटलिस्ट से नहीं। अरे हाँ हाँ, कैटलिस्ट से नहीं बढ़ेगा, सॉरी, कैटलिस्ट से फास्ट हो जाएगी। हाँ 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 बिल्कुल। तो कौन से हैं? BCD। 3 है 3। BCD, ठीक है, BCD, दैट्स इट। 3 है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड है, क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक लेटर, तो यूनिट सेल एज जो है 5 एंगस्ट्रॉम है, इफ द डेंसिटी सॉलिड स्टेट है। सर आउट ऑफ स्लेव। डिलीटेड। हाँ छोड़ दें, वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, यस सर, थोड़ा थोड़ा याद है। कोई बात नहीं, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है क्यूबिक की, और यूनिट सेल बताना है कि ये नंबर ऑफ FeO यूनिट्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने होंगे। बकवास करो भाई यार क्वेश्चन। लो भाई दिखा रखा है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली जेड की वैल्यू निकाल लो, 4 अप्रोक्सीमेटली याद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, हमने लगभग ये समझ लीजिए 10-20 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट में सारी केमिस्ट्री कर ली। 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए जो आउट ऑफ सिलेबस से, तो 1 घंटा 10 मिनट में हमने लगभग कर लिया है ना? यहाँ टाइमर चलना चाहिए कि कितने बजे लेक्चर स्टार्ट होता है, टाइमर नहीं आता इसमें, टाइमर की वो होती है, मैं लगाना शुरू करूंगा इसमें। चलो, द ग्राफ ऑफ लोग, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन है? सरफेस केमिस्ट्री। एडजॉर्प्शन वाला है ना? यस सर। ठीक है। वर्सेस log P ऑफ द एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्ट्रेट लाइन इन द इंक्लिनेशन 45 डिग्री बोल रखा है उसने, एंगल बता रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है 60-20, 30-10 होता है, 0.3010 log 1 होता है,
log 2 होता है ना, उसका डबल है, 2 log 2 की वैल्यू है। the mass of the gas absorbed per unit mass of the adsorbent at the pressure point 4 हो तो कितना मास आएगा, नियरेस्ट इंटीजर देना। तो इसका ग्राफ आउट बनाइए ऑफ आप। सिलेबस। आउट ऑफ Out- सिलेबस है सर ये। यस सर, पक्का? यस सर। सरफेस के में फीचर डिलीटेड है ना। वैसे ये अच्छा क्वेश्चन था, ये उससे लिंक रखता है। ग्राफ बनाइए, log p नीचे होता है, log k ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक है log k की, ठीक है, log k। मेरे को इससे कोई इक्वेशन बना सकता है क्या? चलो इक्वेशन तो बना दो यार, बस खत्म करेंगे फिर, आउट ऑफ सिलेबस ऐसे थोड़ा कर देंगे इसको। इक्वेशन क्या है? x और y की वैल्यू आपके सामने है, y और x, कौन सा x है कौन सा y है बताओ। सर इक्वेशन होगी log x by m is equals to log p by n plus log k। है जोरी मंत्र बता रहा है। अरे इससे इक्वेशन नहीं बना सकते आप? सर वही तो बताइए। हाँ क्या? log p by n, log p फिर से divide बताओ, log p divided by n। p by n। हाँ नहीं सर, log के बाहर डिवाइड में है। log के बाहर, यहाँ p by n। नहीं सर, log p whole divided by n। मेरी बात सर सुनो, 1 शुरू से by n log p कहना चाह रहा है वो। हाँ सर वही। आप क्या बता, मुझे नहीं समझ में आ वो रहा, कह रहा है 1 शुरू by से n log p कह रहा है। मुझे शुरू से इक्वेशन बताओगे? देखो भाई y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, मुझे इस फॉर्म में ये ग्राफ की इक्वेशन चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सर अब समझ तो में वो आया मैं वही क्या तो कह रहा है 1 by n log p plus log k, वही कह रहा है वो। सर वही कह 1 रहा बाय n log p प्लस p plus log k। log c, आगे बस हो बस। गई खत्म। यस सर। log x बाय m आएगा ना इसके इक्वल में। यस सर, तो ऊपर लिखा हुआ है ना आपने। अरे यार ठीक है, मैं उसको छोड़ के और फिर पूछ रहा था कि दोबारा से बताओ, समझ गया, ठीक है भगतो। सारी मैंने दोबारा 2-3 बार बोला, मेरे को शुरू से सारी बताओ क्या है, ठीक है। यहां पर 1 बाय n log p प्लस log क्या आएगा, ठीक c की जगह पर log k आएगा, k। ये है log k, ठीक है, जो कि c है, क्लियर है। यस सर। और m की वैल्यू कितनी है 1 बाय n, स्लोप जो है 1 बाय n है, पॉजिटिव है तो इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और log p देखो सिंपल लिखने का तरीका होता है, log x बाय m तो सीधा हमारा y हो गया, log p हमारा x हो गया, ठीक है। और जो हमारा ये है फिक्स पॉइंट है ये हमारा c हो गया, और जो x था अब 1 बाय स्लोप की वैल्यू 1 बाय n जो है वो ये होगी। अब उसने क्या बताया था कि स्लोप जो है टेंजेंट 45 1 है, तो स्लोप की वैल्यू दे रखी थी 45 डिग्री, तो वो 1 होगा, यानी कि स्लोप की वैल्यू 1, यानी कि 1 बाय n की वैल्यू 1 हो जाएगी। log k की वैल्यू उसने इतनी दे रखी है, log 4 हो गया। मैंने बोला था ना 2 log 2 की वैल्यू दे रखी है 30 और 60 20 30 10 होती है ना, और k की वैल्यू 4 है, तो उससे आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। दैट्स इट। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस भले ही हो, लेकिन ये ना रेट ऑफ रिएक्शन जैसा सा ग्राफ है ना, जो जीरो ऑर्डर में और इन ऑर्डर्स में हम करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये करवाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। तो आज हम एक पेपर कर चुके हैं, देखो आराम से अगर आप पेपर करते हो, और मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर मैंने ये पेपर आपको 1 घंटा 10 मिनट में लगभग करवा दिया है, तो आप सोच के चलिए कि आप खुद करेंगे तो स्पीडली करेंगे तो 1 घंटा 10 मिनट से कम लगने चाहिए यार, 50 मिनट में मैक्सिमम 50 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है, अगर किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, डेफिनेटली उसको 1 या 2 पेपर अच्छे तरीके से लर्न करने, एक हिसाब से लर्न करो, और उसके बाद बेटर कन्वे हो जाएगा वो पेपर सारा लर्न होने के बाद। जब तीसरा या चौथा पेपर करेंगे आपका टाइम अपने आप घटने लग जाएगा, कम से कम केमिस्ट्री में तो घटेगा, फिजिक्स और मैथ के लिए भी सेम प्रोसेस यूज कीजिए, और अपना स्टाइल देखिए आप कितने टाइम में क्या चीज करते हैं, और टाइम बाउंड होकर एंजाइटिक मत होना। अगर किसी चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है तो पहले आसान वाले क्वेश्चन उठाना है, इसको करने का तरीका ज्यादा से ज्यादा पेपर सोल्व करो, समझ में आ गया, और अपने आप को ठंडा रखो, ये तरीका है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, इम्प्रूव, थैंक यू आपने सर। लिटिल बिट इम्प्रूव किया बेटा, 100% इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, और किसी का डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं।